पढ़ाऊँगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी। मांगू रब से अच्छा परसेंट, ये बच्चों बंदगी। जुनू मेरा तुम्हें पढ़ाना, टॉप कराना, रैंक बनाना, यही है जिंदगी। ओ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, करते रहो इसे शेयर। मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करते रहें। मेरी फीस के रूप में बस आपको यही काम करना है, ओनली शेयर माय वीडियोस। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिन्हें हम लोग कह सकते हैं, वो उन प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और सभी जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए ये प्रश्न हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो प्रश्न हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए भी हैं और आने की इनकी संभावना भी पूरी की पूरी बनी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का जो देखिए पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर सो ये जो प्रश्न होता है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, उसके साथ ही साथ जब आप बीए के एग्जाम में जाते हैं वहाँ पर आपका अति लघु अगर पूछा जाता है तो वहाँ यहाँ से भी प्रश्न आपको बीए वाले जो बच्चे होंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिनका होगा फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो में बीए के बच्चे भी जो हैं वो अंत तक बने रहेंगे जिनका कि सब्जेक्ट भूगोल रहा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? पहला हम लोग का प्रश्न डियर स्टूडेंट्स है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक के बारे में पूछ रहा है इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका उत्तर देखिए आपका क्या हो जाएगा। 3 महत्वपूर्ण घटकों के बारे में हम लोग बात करें। देखिए, जन्म दर हो गई, मृत्यु दर हो गई और प्रवास हो गया। ये तीनों जो घटक हैं किसी भी क्षेत्र की या किसी भी पार्टिकुलर एरिया जो क्षेत्र है, जगह है, वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या के आकार को ये परिवर्तित कर देते हैं। यदि वहाँ पर जन्म दर देखा जाए और वहाँ की मृत्यु दर देखा जाए और वहाँ के प्रवास देखा जाए कि प्रवासी तो ये मुख्य रूप से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसे है? इंपॉर्टेंट है, विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसे है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में जनसंख्या के वितरण जो है वो असमान है। ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग अपने भारतवर्ष, हमारा अपने देश, हम लोग अगर हमारा देश भारतवर्ष जो है, तो यहाँ की पॉपुलेशन को आप लोग देख रहे हैं कितनी जनसंख्या है। लेकिन पार्टिकुलर वही देखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देख लीजिए आप। ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड जो देश है और ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर देश, तो वहाँ पर देखिए कितनी जनसंख्या है वहाँ का। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगाते हैं कि वास्तव में विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो एक समान नहीं है। और हम लोग जगहों पर देखें, चीन पर देख लिया जाए, उसके साथ ही साथ हम लोग और जगहों पर चले जाएं, और वेस्ट इंडीज़ की बात हो गई, मतलब अगर पूरे ओवरऑल आप पूरे कंट्री के बारे में अगर पूरा अध्ययन करते हैं तो देखा जाए तो सभी जगह पर जनसंख्या का वितरण जो है वो एक समान नहीं है, असमान रूप से है। और ये जो दूसरा प्रश्न है यह भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह जो चैनल है वह आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और इस चैनल से जुड़े रहेंगे आप तो। और जो मैंने नंबर आपको बता रखा है 950 690 257, इसे खुद भी सेव करके हमारे साथ जुड़ें और अपने फ्रेंड सर्कल, क्लासमेट के वे बच्चे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या वे बच्चे जो कि 9th और 11th में बोर्ड में जाने वाले हैं, उन सभी लोगों पर इस नंबर को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सभी लोगों के लिए जो नंबर है बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और फ्री में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। PDF भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा देता हूँ आपके ग्रुप में। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तीसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, जनसंख्या के घनत्व से आपका क्या अभिप्राय है? और मेरी हेल्प के रूप में बस आपको यही काम करना है, ओनली शेयर माई वीडियोज़। जो मैंने नंबर बताया उस नंबर को भी सभी लोगों को जरूर बता दें। जनसंख्या के घनत्व से आपका क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, जनसंख्या के घनत्व से आपका क्या अभिप्राय है? अगर देखिए उत्तर के बारे में हम लोग बात करें तो किसी प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की बात कर दें एवं उसके निवासियों की जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, वैसे भी देखा है घनत्व के बारे में हम लोग बात करें तो डेंसिटी बराबर होता है ये मास बटे में क्या हो जाता है, हम लोग ये एरिया की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करें, कितने क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहें कि मैं पार्टिकुलर ये जो हम लोग एक रूम, पता चला एक रूम में है, ठीक है, कोई कमरा है या कोई एक क्लासरूम है बच्चों का, और उस क्लासरूम का क्षेत्रफल अगर हम लोग को देखिए कि भाई स्क्वायरल है, वो वर्गाकार कमरा है या तो आयताकार कमरा है या छोटा सा कमरा है,
तो जाहिर सी बात अगर वहाँ पर 5 बच्चे हैं तो जनसंख्या कम हो गई, क्षेत्रफल अधिक हो गया है, तो यहाँ पर कहा जाएगा घनत्व क्या हो जाएगा उस केस में, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया आपका और जनसंख्या क्या हो गई, कम हो जाएगी। तो ये जनसंख्या बहुत ज़्यादा देखिए माने डिपेंड करता है। जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाती है, मजे बढ़ जाती है, तो घनत्व भी क्या होता है वहाँ का, बढ़ जाता है। डेंसिटी जो होता है वो वहाँ पर उस पर डिपेंड करता है। जनसंख्या और क्षेत्रफल उन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए यहाँ पर देखिए जो घनत्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जनसंख्या के, ठीक है। घनत्व जो होता है वो जनसंख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जनसंख्या अगर बढ़ती है तो घनत्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में है, तो घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। अगर हमारे देश में अगर बात करेंगे, देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर बात की जाए, पूर्वी राज्य है यह अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है, तो वहाँ देखिए 17-18 व्यक्तियों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि 18 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या डेंसिटी कितनी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वहाँ अरुणाचल प्रदेश की कितनी ज़्यादा कम है। लेकिन वही बिहार के बारे में अगर हम लोग ले लें, अगर गाजियाबाद का ले लिया जाए तो देखा पता चला कि 400, 500, 800 ऐसे हम लोग को रेशियो मिलने लगता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में आप लोग को इतने लोग देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर घनत्व क्या हो गया है, बढ़ रहा है। तो यहीं पर देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 भी, तो क्षेत्रफल भी अगर जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला भी आपसे पूछे तो जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल, और उसका डेफिनेशन पूछेगा आपसे तो आप इतना बता दीजिएगा। पढ़ते हम लोग अब चौथे प्रश्न की, और चौथा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, जनसंख्या की वृद्धि से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनसंख्या की वृद्धि से क्या अभिप्राय है। आइए उत्तर को देखते हैं इसके। किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान उस क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि जो होती है, वृद्धि या परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। अगर निश्चित अवधि का मतलब ले लिया जाए, एक निश्चित अवधि या अंतराल में किसी जगह की, किसी प्लेस की, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जो होने वाली वृद्धि होती है उसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, या वहाँ के लोगों में रहने वाली जो उनकी वृद्धि होती है उसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि का नाम देते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सब लोग बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। लेकिन 5वां जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम बताइए। एक तरीके से देखा जाए तो भूगोल के कितने प्रकार है या भूगोल की कितनी शाखाएं हैं मानव भूगोल की, तो उसके बारे में हम लोग को देखिए इसमें बात करनी है पूरी की पूरी। और ये जो प्रश्न है आपके अति लघु में भी पूछ सकता है, लघु उत्तरी में भी पूछ सकता है और दीर्घ उत्तरी में भी पूछ सकता है। तो मैं इस प्रश्न पर आपके साथ ऐसे डिस्कशन करूंगा कि आपका अति लघु, दीर्घ उत्तरी और उसके साथ ही साथ अति लघु जो होगा, लघु उत्तरी, तीनों प्रकार के जो सीरीज होंगे वो तैयार हो जाएंगे आपके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। 5वां हम लोग का प्रश्न है, मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम बताइए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण उप क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए निम्न उनके नाम हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर प्रकार जैसे हो गया कि मानव भूगोल के कितने प्रकार, तो पहला देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रादेशिक भूगोल। दूसरा क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल। तीसरा क्या होगा, ऐतिहासिक भूगोल। चौथी पॉइंट जो होगी, जनसंख्या भूगोल। पाँचवां संसाधन भूगोल। छठवां राजनीतिक भूगोल। सातवां अधिवास भूगोल। और आठवां जो हो जाएगा यहाँ पर पर्यटन भूगोल। इसके अलावा यहीं पर बातें नहीं होती हैं समाप्त, ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल भी देखिए होता है। मानचित्र भूगोल आप देखते हैं, मानचित्र को भी आपके में भूगोल में मिलता है, वो भी देखिए मानचित्र भूगोल हो गया। तो दो और भी बातें यहाँ पर हो जाती हैं, कौन कौन, ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल और उसके साथ ही साथ मानचित्र भूगोल। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं, पहला जो पॉइंट हम लोग का है प्रादेशिक भूगोल के बारे में। देखिए प्रादेशिक भूगोल का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपके प्रादेशिक भूगोल में मुख्य रूप से देखा जाए प्रदेशीकरण, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश का आकार के बारे में हो गया, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या हो गई, यहाँ के मानवीय संबंध क्या हैं, इनका अध्ययन पूरा किया जाता है। यहाँ की भाषाएं क्या हैं, यहाँ के नृत्य क्या हैं, यहाँ के लोक नृत्य क्या हैं, यहाँ के रहन सहन क्या है, तो इन सभी का जब हम लोग अध्ययन कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल डियर स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरी जो हम लोग की पॉइंट है, सांस्कृतिक भूगोल। देखिए मैं इस प्रकार से आपका बता रहा हूँ कि दीर्घ उत्तरी भी आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा हम लोग का पॉइंट आता है सांस्कृतिक भूगोल। डियर स्टूडेंट्स, जानते हैं आप सभी लोग की संस्कृति जो है वो मानव जीवन की आवश्यक और अभिन्न अंग है उसके जीवन का, और किसी भी देश की संस्कृति के बिना वहाँ के लोगों के बारे में या वहाँ के व्यक्तित्व मानव जाति के बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। संस्कृति वहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। देखिए संस्कृति क्या होती है, सीखे हुए व्यवहार को कहा जाता है कि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के निवासी जो हैं, वहाँ के छोटे जो हैं अपने बड़ों से क्या लिए हैं, बुजुर्गों से क्या लिए हैं, क्या सीखे हैं, या बड़े छोटों से क्या, तो आदर्शों, अपने किन आदर्शों को लेकर हम लोग चल रहे हैं,
तो संस्कृति एक तरीके से कहा जाता है सीखे हुए व्यवहार को ही कहते हैं। और देखिए मुख्य रूप से कहा जाए, देखिए संस्कृति में क्या होता है, रीति रिवाजों को शामिल हम लोग करते हैं, धार्मिक विश्वास होता है कि नहीं हमारे ये प्रभु, हमारे ईश्वर ये हैं, हमारे अल्लाह ये हैं, तो ये क्या होता है, हमारा धार्मिक विश्वास बनता है, सद्भाव बनता है, परंपरा बनती है, परंपरा का अध्ययन किया जाता है। तो ये देखिए परंपरा का जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत ये बातें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। उसे ही हम लोग देखिए मुख्य रूप से जो है सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। जो ये पूरा का पूरा हम लोग अध्ययन करते हैं वो पूरा का पूरा जो कहलाता है, ये मानव भूगोल जो बन के आता है, मानव भूगोल की अगर श्रृंखला में इसको रखा जाए तो यही जो होता है सांस्कृतिक भूगोल का नाम इसको दिया जाता है। ये हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिकों में जो होगा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं तीसरा जो हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तीसरी जो हम लोग का टॉपिक है ऐतिहासिक भूगोल। देखिए ऐतिहासिक भूगोल डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए जाहिर सी बात है कि जो भी भौगोलिक घटनाएं कुछ घटी होती हैं तो वो इतिहासों में तो दर्ज हो ही जाती हैं। तो वे भौगोलिक घटनाएं जिनका अध्ययन हम लोग इतिहास में करते हैं, इतिहास के माध्यम से करते हैं, उन्हें हम लोग ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। सीधा सीधा आपका हो जाएगा। अगर हम लोग देखिए ऐतिहासिक भूगोल में अगर हम लोग बात करें ना, तो किसी भी राष्ट्र की बात हो गई या किसी भी प्रांत की बात हो गई, उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि का क्या प्रभाव है, उसकी स्थिति क्या है, वहाँ का उच्चावच क्या है, मतलब वहाँ के पठारी भाग क्या हैं, वहाँ के जो चट्टानें वगैरह क्या हैं, वहाँ के झील नदियों या वहाँ की पूरी जो भौगोलिक क्या दशाएं रही हैं, सुविधाएं क्या रही हैं और क्या बाधाएं हैं, इनका हम लोग जो अध्ययन करते हैं वही जो होता है ऐतिहासिक भूगोल कहलाता है। तो भूगोल का वह मुख्य रूप से क्या होता है, ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं उसे हम लोग। आइए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे, ये बढ़ते हैं हम लोग अब चौथा जो पॉइंट हम लोग का दिया गया है जनसंख्या भूगोल। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है भूगोल की वह शाखा जिसमें जनसंख्या का अध्ययन करते हैं हम लोग, जनसंख्या भूगोल कहलाता है, ठीक है। जनसंख्या भूगोल में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक होंगे, लग रहा है बाहर बारिश भी आपके देखिए चालू हो गई है, कुछ पढ़ रहे हैं बारिश की बूंदें। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए टॉपिक हम लोग का जो चल रहा है आगे, तो देखिए जनसंख्या के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए तो जनसांख्यिकी के बारे में जो पक्ष होते हैं उनके बात करते हैं हम लोग। जनसंख्या वितरण के बारे में बात करते हैं कि इस विश्व के इस देश के बारे में कहा जाए, पूरे विश्व के बारे में बात किया जाए, किसी प्रांत के बारे में बात किया जाए, तो वहाँ पर जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है। जो मैंने अभी आपको टॉपिक समझाया कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो किसी देश की, किसी प्रांत की, किसी राज्य की, किसी जिले की जो जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, इसके बारे में लोग याद करते हैं। वृद्धि दर को ज्ञात करते हैं, जन्म दर को ज्ञात करते हैं, मृत्यु दर को ज्ञात करते हैं। मृत्यु दर को देखते हैं हम लोग, जन्म दर को देखते हैं और लिंगानुपात देखते हैं। जैसे कहा गया कि 843 व्यक्ति जो हैं प्रति 1000, 943 व्यक्ति जो हैं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। इसे हम लोग का ये अध्ययन करके निकला हुआ था बात 2021 की जनगणना के अनुसार 2043 जो पुरुष होंगे वो 1000 महिलाओं पर। तो यहाँ पर लिंगानुपात निकल कर बात करते हैं हम लोग, या इस राज्य की ज़्यादा है, इस राज्य की कम हो गई, इस जिले की ज़्यादा है, इस जिले की कम है। तो ये जो बात निकल कर आती है, देखिए लिंगानुपात की बात हो गई, किसी भी राज्य के साक्षरता दर की बात हो गई, या निरक्षरता दर की बात हो गई, या पुरुष लिंगानुपात कितना है, स्त्री लिंगानुपात कितना है, या पुरुष साक्षरता दर क्या है, स्त्री साक्षरता दर क्या है, या जनसंख्या, ये सभी देखिए पूरा का पूरा जो मिलता है जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनका जो विवरण दिया जाता है। उन सभी को जो हम लोग पूरे समाहित रूप से जिस भूगोल की जिस ब्रांच में जिस शाखा हम लोग अध्ययन करते हैं उसे ही डियर स्टूडेंट्स हम लोग जनसंख्या भूगोल नाम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 4। देखिए मैंने इसलिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल वाइज एक एक बता रहा हूँ क्योंकि आपका कभी कभी एक एक प्रश्न भी पूछ देता अलग से, जनसंख्या भूगोल क्या होता है, या आपसे पूछ दिया जाए कि संसाधन भूगोल क्या है समझाइए, तो आप इसको इजीली समझा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा डिस्कशन करने का निर्णय, लेकिन कि आपके साथ पूरा का पूरा इस पर वार्तालाप होना ज़रूरी है। तो ये चौथी पॉइंट जो आपकी हो जाएगी जनसंख्या भूगोल, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, जो पाँचवीं बात आती है यहाँ पर संसाधन भूगोल। तो आप लोग जानते हैं कि संसाधन भूगोल जो होता है वे संसाधनों, जिन संसाधनों का हम लोग देखिए प्रयोग करते हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, या और भी जो भौगोलिक उथल पुथल कण जो होता है ज़मीन के अंदर दबे कचड़े मलबे के रूप में मिलते हैं हम लोग को, उनका हम लोग जो रिफाइनरी करके हम लोग उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वे संसाधन जो होते हैं कीमती, हम लोग अगर खुदाई के द्वारा देखते हैं तो हम लोग को हीरे मिलते हैं, जेवरात मिलते हैं, जो जितनी भी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं हम लोग को देखने, आभूषण वगैरह हो गए, या कोई खनिज पदार्थ हो गए, लौ एस्क हो गया, अभ्रक की बात हो गई, तो इन सभी वे सभी संसाधन जो है हम लोग के कामों में देखिए, हम लोग के दिनचर्या में वो हम लोग इनका उपयोग भी करते हैं, और यह जो होते हैं वो कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं उद्योगों में।
तो संसाधन देखिए वो जो इसका अध्ययन हम लोग करते हैं वो संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि भूगोल की वह शाखा जिसमें संसाधनों को जोड़कर अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? संसाधन भूगोल कहलाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं छठवीं महत्वपूर्ण टॉपिक पर। छठवां जो हम लोग का पॉइंट है, राजनैतिक भूगोल क्या होता है। राजनीतिक भूगोल का मतलब क्या है? अगर राजनीति की दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक भूगोल में अगर हम लोग देखें बात करें तो राजनीतिक इकाइयों के आधार पर जब हम लोग बांटते हैं, किसी प्रदेश को बांटते हैं, किसी जिलों को बांटते हैं, किसी राज्य को बांटते हैं, किसी राजधानी को बांटते हैं, तो राजनीतिक इकाइयाँ जैसे हो गई प्रादेशिक क्षेत्र हो गए, सीमाएँ हो गई कि इस देश की बाउंड्री यहाँ पर रहेगी, इनकी ये बाउंड्री रहेंगी, और राजधानियाँ जैसे हो गई उनकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ जैसे हो गई, संबंधित कोई बातें हो गई, ये सभी जो होते हैं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में आते हैं और इनको हम लोग राजनीतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींच दी गई है, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में खींच दी गई है। तो ये जो कुछ प्राकृतिक रेखाएं हैं, कुछ जो है आपकी बनाई गई रेखाएं हैं, तो यहाँ पर इन सभी के बारे में जो देखते हैं हम लोग, जिसमें कि वाद विवाद होता रहता है निरंतर रूप से, राजनैतिक भूगोल देखते हैं हम लोग। यानी भूगोल और राजनीति को जोड़कर बात हो रहा है। यानी देखा जाए तो जियोग्राफी और पॉलिटिक्स को यहाँ मिक्स कर दिया गया। राजनीति के दृष्टिकोण से जब हम लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग राजनीतिक भूगोल कहते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात आएगी, राजधानियों की बात आएगी, प्रादेशिक बंटवारे की बात आएगी, तो वहाँ पर वाद विवाद होना भी स्वाभाविक होता है। तो ये जो हम लोग का छठवां पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक भूगोल। सातवां देखिए हम लोग का पॉइंट क्या है, अधिवास भूगोल। जहाँ पर रहते हैं लोग बहुत लंबे समय से, अरसे से अधिवास भूगोल हैं। मुख्य रूप से देखिए ये जो आपके तटीय क्षेत्र होते हैं या वनी क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में देखिए मुख्य रूप से हम लोग अधिवास भूगोल के बारे में बात करते हैं। आठवीं बात जैसे यहाँ पर आपके दी गई है पर्यटन भूगोल। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है पर्यटन भूगोल की, तो जाहिर सी बात है पर्यटन के दृष्टिकोण से जो भूभाग फेमस रहते हैं, प्रसिद्ध रहते हैं, उनको हम लोग पर्यटन भूगोल में उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कहा गया आगरा का ताजमहल, ठीक है, तो वहाँ पर भाई जाहिर सी बात है पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग जाते हैं। जैसे सारनाथ की बात हो गई ना, ये सभी जो संस्थाएं हो गई, जैसे बिरजू की प्रांगण की बात कर रहे हैं हम लोग, या ऐसे तमाम जो क्षेत्र हैं और राज्यों में भी और जिलों में भी जो हैं। तो मैं पर्टिकुलर यहाँ पर हूँ, वाराणसी में निवास करता हूँ, यूपी के जो वाराणसी जिला है, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को जान रहा हूँ, तो मैं यहाँ के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ इन चीज़ों को। तो पर्यटन भूगोल, तो ऐसे दृष्टिकोण से हम लोग जब भूगोल को देखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यटन भूगोल बोलते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखिए बात करें, जो मैंने कुछ और महत्वपूर्ण बातें थी, यहाँ तो आती लोगों में इतना आपका बहुत हो गया। ग्रामीण और नगरीय भूगोल का मतलब अगर आपसे कहा जाए तो आप वहाँ पर जान रहे हैं। ग्रामीण तथा नगरीय भूगोल में देखिए वहाँ की क्या होती है, अर्थव्यवस्था को शामिल करते हैं हम लोग, प्राकृतिक संसाधन के बारे में शामिल करते हैं कि वहाँ पर किन चीज़ों की उपयोगिता ज़्यादा है या किन चीज़ों की खपत ज़्यादा है, कौन सा किस चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा है, तो उनको हम लोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखते हैं। वहाँ की उत्पत्ति कैसे हुई है तथा विकास आदि जो जितनी तमाम चीज़ें रहती हैं, उस ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की पूरी जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामीण व नगरीय भूगोल के रूप में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मानचित्र भूगोल। मानचित्र देखते हैं आप लोगों को भूगोल में मिलता है कि इस मैप को भरिए, इस जगह को बताइए, कोयले खाद्यान्न में कहाँ पर ज़्यादा उपस्थित है, कोणार्क कहाँ पर है, या उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है सिंबल से दिखाइए, या यहाँ पर इस चीज़ों का खाद्यान्न है तो कहाँ है, या नरोरा में इस चीज़ का किया गया तो वो कहाँ पर किया गया है। तो ऐसे तमाम जो होते हैं बातें उसको मानचित्र के थ्रू जो हम लोग करते हैं, मानचित्र भूगोल में देखिए पूरा उसका अध्ययन करते हैं। देखिए अगर बात करें हम लोग मानचित्र भूगोल के बारे में तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपकरण रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है दृष्टिकोण से। मानचित्र भूगोल में देखिए क्या होता है, किसी भी प्रांत का, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र का रचना देखते हैं हम लोग, वहाँ के प्रकार को देखते हैं, उसका मापक करते हैं, प्रक्षेप करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर से भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई 3214 है और 2933 जो हो जाएगा पूर्व से पश्चिम तक का है। तो हम लोग कैसे बताते हैं इन चीज़ों को, हम लोग कहते थे कि नहीं भारत का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है, ये कैसे है। जब क्षेत्रफल को हम लोग देखते हैं तो पूरा मापक करते हैं जब हम लोग इसका देखिए, और भू मापन करते हैं, पूरा का पूरा क्या करते हैं, उच्चावच प्रदर्शन को देखते हैं कि नहीं यहाँ हिमालय ऐसे घिरा हुआ है, हिमालय की ये चोटियाँ, यहाँ पर ये पठार है। तो इन सभी का जो पूरे परिप्रेक्ष्य में हम लोग अध्ययन करते हैं वो पूरा का पूरा जो होता है मानचित्र भूगोल के अंतर्गत आता है। तो डियर स्टूडेंट्स जो भूगोल में आपसे पूछा जा रहा है कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट,
ठीक है। इसके अलावा देखिए आपकी आर्थिक भूगोल भी आपसे नियमित रूप से पूछे जाते हैं, सामाजिक भूगोल पूछे जाते हैं कि किसी भी समाज में रहने वाले जो दृष्टिकोण हैं वहाँ पर जैसे समुदाय हो गए, संस्थाएं हो गई, वहाँ के डिफरेंट जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं मिलजुल कर, वहाँ पर उनकी कार्यों में क्या एक दूसरे से कैसा संबंध है, कैसे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी का जो अध्ययन हम लोग करते हैं सामाजिक भूगोल कहलाता है। तो ऐसे तमाम क्षेत्र हैं। और देखिए यहाँ पर विषय को भी एक देखिए देखा जाए तो एक दूसरे से कोरिलेट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। और देखिए यहाँ पर सब्जेक्टों से किसी एक विषय को दूसरे विषय के साथ कैसे कोरिलेट करके बातें हो रही हैं यहाँ पर, इन चीज़ों का भी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बस छोटा सा एक काम करना है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसे सेव ज़रूर करें। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 257। इसे ज़रूर सेव करें खुद भी, और अपने जो आपके परम मित्र हैं और जो आपके सहयोगी रहे हैं क्लासमेटों पर भी इसे शेयर ज़रूर करें, और उन्हें बता दीजिए कि यह नंबर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और मैं इन सभी विषयों का PDF भी आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। यदि आप इस क्लासेज में आप लोगों को नहीं रहता है, कभी नेट वगैरह नहीं रहते हैं, तो आप को मैं PDF के थ्रू भी आप अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। और एकदम सरल और सिंपल भाषा में मैंने पूरी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी हेल्प के रूप में बस आपको छोटा सा एक काम करना है। चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत डियर स्टूडेंट्स। इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि याद रखिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि मैं उसमें आप लोगों को इस पूरे विषय का, पूरे श्रृंखला का PDF भी तुरंत भेज देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे ज्वाइन ज़रूर करें।